हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। अगर दो पैरेलल करंट्स एक साथ अगर हमें दी हुई हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स काम करता है, आज के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स किस तरह से काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, और अगर ये करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि एक तरीके से ये जो करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स जो लगाता है ये उससे संबंधित है। और इसके इसमें आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि उस पर फोर्स एक दूसरे पर कितना फोर्स वो लगता है, अट्रैक्शन का कब होता है और फोर्स रिपल्सन का कब होता है। तो आज इसको समझते हैं। चलिए आइए देखें। मान लीजिए कि हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक में करंट I1 फ्लो हो रही है और एक में करंट I2 फ्लो हो रही है, और ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में यहाँ पर ये फ्लो हो रही हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर हम स्मॉल a, ये एक स्मॉल a हमने यहाँ पर इसका सेपरेशन बीच में माना हुआ है। तो अगर हमें सब मान लेते हैं कि ये वायर 1 है और ये वायर यहाँ पर 2 है, तो वायर 1 की वजह से जिसमें करंट यहाँ पर I1 फ्लो हो रही है, ये वायर 2 पर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है उस पर कितना फोर्स यहाँ पर लगाएगा, उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान है। और अगर हम यह देखें कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। अगर हम ये देखें कि इस वायर की वजह से इस वायर पर कितना फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वायर है वो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम वायर 1 की वजह से वायर 2 पे फोर्स कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि वायर 1 इस पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर रही है वो क्या है। हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल से हम करते हैं। कि राइट हैंड थंब रूल क्या है कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखें तो जो हमारी फिंगर कर्ल होती हैं, सपोज़ ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर ये पॉइंट P है और इस वायर का हम एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट मान लेते हैं DL। ये लेंथ सेगमेंट है DL, ये इस तरह से ये लेंथ सेगमेंट है DL। एक छोटा सा इसका करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट हमने इसको माना है। और ये P पॉइंट अगर हम यहाँ मान लें कि ये P पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी P पॉइंट पे। क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर लगाएं तो थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखें तो ये हम देख रहे हैं कि इनटू द पेज ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। इनटू द पेज डायरेक्शन को हम क्रॉस से यहाँ पर डिनोट करते हैं, क्रॉस लगा के इनटू द पेज। और आउट ऑफ द पेज को अगर हम दिखाएं तो उसको डॉट से सर्किल के अंदर हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमने करंट कैरिंग वायर 1 की वजह से जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, P पॉइंट पर हमने देख लिया जहाँ पर ये स्मॉल सेगमेंट हमने माना हुआ है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखें कि इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो हम एम्पियर्स लॉ से या बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। अगर हम देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फील्ड B1, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो क्या है, तो B1 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो B1 ये हम पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं एम्पियर्स लॉ से या बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो μ0/2 पाई I/A, I कौन सा होगा, I1 होगा, क्योंकि इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। और A क्या है, A यहाँ पर ये उस P पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है ये वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आता है, तो जिसकी वैल्यू
B1 वेक्टर हमने यहाँ पर बता रहे हैं P पॉइंट पे, तो उसका मैग्नीट्यूड ये है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं और देखते हैं कि अब एक करंट कैरिंग वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है और B1 की जो डायरेक्शन है इनटू द पेज है। इस वायर का हमने एक छोटा लेंथ सेगमेंट माना है IL। तो करंट एलिमेंट की बात करें तो इसमें करंट एलिमेंट कितना होगा, IDL, ये करंट एलिमेंट इसमें कहलाएगा। अब ये लेंथ सेगमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B1 वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी हो तो उस पर कितना फोर्स काम करता है। तो वो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर ये वैल्यू अगर निकल कर हम इसके वेक्टर क्वांटिटी ये होती है और इसको अगर देखें तो ये वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है B वेक्टर IL क्रॉस B। अगर छोटा लेंथ सेगमेंट है तो एक बहुत छोटा फोर्स इस पर कहेंगे, क्योंकि लेंथ सेगमेंट को हमने बहुत छोटा लेंथ सेगमेंट यहाँ पर माना हुआ है। तो DL अगर हमने यहाँ पर माना है तो एक छोटा फोर्स इसको हम लिखेंगे और ये है IDL क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर है और IDL वेक्टर क्रॉस B ये इसके इक्विवेलेंट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट बताता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो हमने लेंथ सेगमेंट माना है, करंट एलिमेंट माना है, वो और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में IDL है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे एक तीसरी डायरेक्शन जो इन दोनों का परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक यहाँ पर जो फोर्स है वो काम करेगा। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स वो है कि जो इस करंट कैरिंग वायर पे या स्मॉल लेंथ सेगमेंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे फोर्स काम कर रहा है ये वे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स वो है जो वायर 1 ने 2 पर लगाया है। वायर 1 ने क्यों लगाया है, क्योंकि वायर 1 की वजह से ही एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम मान रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर देखें कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी किधर को, तो उसके लिए हम राइट हैंड अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें लगाएंगे। और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारा क्या है कि अगर हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को इस तरह से रखें कि तीनों फिंगर्स ये परपेंडिकुलर रहें, और अगर हम इस जो हमारी 4 फिंगर है ये वाली फिंगर उसको करंट की डायरेक्शन में हम रखें और जो हमारा ये मिडिल फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। अब मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं कि इनटू द पेज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इस 4 फिंगर को हमें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और 4 फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें। तो देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर जो है इधर को निकल के आती है, यानी कि इस लेंथ सेगमेंट पे एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, वो ये है, दिस इज द direction of the magnetic force acting on the length segment DL। इस DL पे लेंथ सेगमेंट पे जितना फोर्स काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन इधर को है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो देखते हैं कि जो लेंथ सेगमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 यहाँ पर एंगल निकल के आ रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ILB साइन थीटा यहाँ पर निकल के आएगा। तो साइन थीटा यहाँ पर 90 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा IDLB, यहाँ से निकल के आएगा। और ये B1 कौन सा है, एक्चुअल में B1 है यहाँ पर ये कि वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B1। तो B1 की मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं पहले। तो देखेंगे अगर ये करंट यहाँ पर, ये करंट कौन सी होगी, ये करंट होगी I2। इसमें जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है I2 ये करंट होगी। तो अगर ये B1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो देखेंगे ये फोर्स की जो वैल्यू आएगी μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन A इंटू DL। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर हमने देखा कि इस वायर की वजह से कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, तो वो ये है। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करें तो इस तरह से हम देखेंगे D अपॉन DL इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन A।
तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने इस वायर पे देखा कि पर यूनिट लेंथ फोर्स कितना यहाँ पर काम करेगा, और उसके लिए एक्सप्रेशन ये निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन A। तो इतना फोर्स यहाँ पर ये काम करता है। अगर हम इस बार क्या करें कि इसकी वजह से जो काम हमने ये किया है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको देखें, और इसका एक लेंथ सेगमेंट छोटा सा हम यहाँ पर मान लें, और जो काम हमने इसके लिए किया वो यहाँ पर करें। तो देखते हैं कि फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो निकल के वैल्यू आती है फिर से वही आती है, और उसकी डायरेक्शन फिर से अगर देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स एक दूसरे की तरफ को काम करता है, यानी कि इस टाइम पे जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो देखते हैं कि अगर हम दो वायर इस तरह से लें तो फिर अगर करंट हम एक में I1 वन साइड में रखें और दूसरी को अपोजिट साइड में I2 कर दें, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि उस टाइम पे जो फोर्स यहाँ पर होगा वो रिपल्सन का होगा। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यहाँ पर वे एक दूसरे को एक फोर्स अट्रैक्ट करेंगी। और अगर उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वे एक दूसरे को यहाँ से रिपेल करेंगी, यानी कि हम बाहर की तरफ को एक दूसरे खींचेंगी तो बाहर की तरफ को बैंड हो जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी तो अंदर की तरफ को बैंड हो जाएंगी। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, कि अगर किसी दो वायर में करंट पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में है तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और उन पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये अभी हमने यहाँ पर ये देखा है। तो इस तरह से हम सारी ये चीज़ें इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आगे भी हम और चीज़ें इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के इसमें। और ये जो हमारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, और आगे भी पूरा सिलेबस हम वीडियो के बना के ही पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। और मेरा ये सभी से एक परामर्श भी है कि सब लोग स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक के हैं सभी जितने ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंचा सकें पहुंचाइए, और क्योंकि सारा सिलेबस मैं इसी से कंप्लीट कर सकता हूं, और कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को इस छोटी छोटी वीडियो बना करके पूरा सिलेबस इस पर मैं कवर करा दूँ। जो बीटी बोर्ड है उसने भी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो एग्ज़ाम का होने का जो संभावित शेड्यूल बनाया है वो जुलाई में हो, मिड जुलाई के आसपास के होने की संभावना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन जुलाई मिड में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं, और इसमें जो भी जितने मैंने पहले वीडियो जिसमें डाली हुई है सबको देखें समझें। कहीं भी किसी को कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें और सुझाव दें कि कहीं अगर कुछ और समझना चाहते हैं तो उस पर भी हम कोई फिर से लेक्चर कोई बना कर दे सकते हैं, और पूरे सिलेबस को यहीं से हम कंप्लीट करेंगे। पॉलिटेक्निक के साथ साथ ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये बहुत कंप्लीशंस में भी काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे IIT JEE है, नीट है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जुड़े रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करिए और अपने सुझाव ज़रूर दें। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।